पक्षी रक्षक। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। सिरिल चीखता हुआ घर से बाहर भाग गया। उसकी माँ श्रीमती फिशर असहाय सी खड़ी रहीं। जब सिरिल छोटा था तो वह उसे समझा बुझाकर और कभी-कभी जबरदस्ती भी स्कूल भेज देती थीं। लेकिन अब सिरिल 11 वर्ष का हो गया था। वह बड़ा हठी था। उसे अपनी कक्षा में बैठना अच्छा नहीं लगता था। सिरिल के पिता उसे इस बात के लिए अक्सर डांटते और माँ प्यार से समझाती, मगर वह स्कूल से दूर ही भागता रहा। आज जब सिरिल ने डॉक्टर गोपाल राव की उपस्थिति में ऐसा किया तो श्रीमती एवं श्री फिशर को बड़ी लज्जा आई। वह भारत से किसी काम के लिए न्यूजीलैंड आए थे और उनके साथ रह रहे थे। श्रीमती फिशर ने उदास होकर कहा, डॉक्टर राव, मुझे खेद है। सिरिल को पेड़ों पर चढ़ना और पक्षियों के घोंसलों में झांकना इतना अच्छा लगता है कि वह स्कूल जाना ही नहीं चाहता। ओह, मैं सब समझता हूँ। डॉक्टर राव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सिरिल, मैंने सुना है कि तुम्हें पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं। डॉक्टर राव ने केक खाते हुए सिरिल से कहा, सुनो, जब मैं तुम्हारे जितना था मुझे भी पक्षी और कीट पतंगों को देखना बहुत पसंद था। मुझे भी स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। डॉक्टर राव ने कहा। यह बात सुनकर सिरिल चौंक उठा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि डॉक्टर राव जैसे बूढ़े आदमी को भी पक्षियों के घोंसलों में झांकना अच्छा लगता था। लेकिन जब डॉक्टर राव अपने बचपन के कारनामे सुनाने लगे तो सिरिल का अविश्वास प्रशंसा के भाव में बदल गया। जब उसे पता लगा कि डॉक्टर राव को न्यूजीलैंड पक्षियों पर भाषण देने के लिए बुलाया गया है तो वह बहुत प्रभावित हुआ। चाय के बाद डॉक्टर राव सिरिल को अपने कमरे में ले गए और पक्षियों पर लिखी कई पुस्तकें दिखाईं। सिरिल एक पुस्तक को उलट पलट कर उसमें पक्षियों के सुंदर चित्रों को बहुत देर तक देखता रहा। फिर एकाएक बोला, अरे, यह पक्षी तो मैंने भी देखा है। डॉक्टर राव पुस्तक को देखकर बोले, असंभव, इस पुस्तक में दुर्लभ पक्षियों के चित्र हैं। तुम उनमें से एक को भी यहाँ नहीं देख सकते। लेकिन सिरिल को तो पक्का विश्वास था कि उसने यह पक्षी अवश्य देखा है। डॉक्टर राव एक बार फिर सिर हिलाकर बोले, तुम्हें भ्रम हुआ है। चाथास द्वीप का काला रॉबिन एक बहुत ही दुर्लभ पक्षी है। तुम उसे यहाँ कैसे देख सकते हो? सिरिल भी अपनी बात पर अड़ा रहा और कहा कि उसे भ्रम नहीं हुआ है। चाहे यह पक्षी दुर्लभ हो या साधारण, उसने ऐसे 2 पक्षी बलूत के विशाल वृक्ष पर अवश्य देखे हैं। यदि तुम्हें इतना ही विश्वास है तो क्या तुम उन्हें मुझे दिखा सकते हो? डॉक्टर राव ने पूछा। हाँ हाँ, चलिए, अभी दिखा सकता हूँ। डॉक्टर राव ने जल्दी जल्दी कोट पहना, दूरबीन निकाली और कमरे से बाहर निकल आए। बलूत के पेड़ के निकट पहुंचकर सिरिल ने उत्साह पूर्वक कहा, देखिए, वह रहा उनका घोंसला। डॉक्टर राव ने तुरंत दूरबीन उठाकर घोंसले में झांका। कहीं तुम्हारे रॉबिन अभी से सो तो नहीं गए हैं? डॉक्टर राव ने पूछा। उनकी आंखें घोंसले पर चिपकी हुई थीं। अचानक डॉक्टर राव बड़बड़ाए, श्श, चुप रहो। लो, एक आया। शाम के धुंधलके में सिरिल ने देखा कि एक काला पक्षी घोंसले के आसपास घूम रहा है। कुछ देर बाद दूसरा घोंसले से बाहर निकला। मैंने आपसे कहा था ना, अब देखो, है ना 2 पक्षी। सिरिल के स्वर में उतावलापन था। डॉक्टर राव चुपचाप पक्षियों को तब तक देखते रहे जब तक वे वापस घोंसले में नहीं चले गए। ऐसा लगा कि वह विचारों में खो गए हैं। सिरिल, तुमने ठीक ही कहा था। अच्छा, अब चलो, कल सवेरे फिर आएंगे। अगले दिन डॉक्टर राव और सिरिल तड़के उठकर पैदल ही बलूत के पेड़ के निकट जा पहुँचे। सिरिल प्रसन्न था कि आज डॉक्टर राव की दूसरी दूरबीन उसके पास थी। थोड़ी देर में सवेरा हो गया और पक्षी चहचहाने लगे और अपने अपने घोंसलों से निकलकर बाहर आने लगे। काले रॉबिन भी बाहर निकले। तुरंत ही डॉक्टर राव और सिरिल ने अपनी दूरबीनें उन पर फोकस कर दी। कुछ देर बाद डॉक्टर राव चिल्लाए, सिरिल, वाह, ये तो वास्तव में ही काले रॉबिन हैं। अब जरा पेड़ पर चढ़कर उनके घोंसले में तो झांको। सिरिल पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से बोला, अंकल, इसमें 2 अंडे भी हैं। डॉक्टर राव प्रसन्न थे।
उन्होंने सिरिल को कई पेड़ों पर चढ़ाकर वहां बने घोंसलों में झांकने को कहा। उन घोंसलों में उससे अंडे गिनने को भी कहते। सिरिल ने जो देखा था उन्हें बताया और डॉक्टर राव ने उसे अपनी काली डायरी में लिख लिया। जब वे घर पहुँचे तो दोपहर हो चुकी थी। श्रीमती और श्री फिशर उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर डॉक्टर राव का यह आखिरी दिन था। डॉक्टर राव बोले, मिसेस फिशर, आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगी यदि सिरिल और मैं अपनी बर्ड वॉचिंग जारी रखें। श्रीमती फिशर ने सिर हिलाकर अपनी अनुमति दे दी। सिरिल, तुम्हें इस जाति के पक्षियों को बचाने में मेरी मदद करनी होगी। जैसे ही वे घर से बाहर निकले, डॉक्टर राव बोल उठे। पक्षियों को बचाने में? सिरिल ने पूछा। हाँ, जो पक्षी तुमने देखे थे वे चाथास द्वीप के काले रॉबिन हैं। अभी तक तो हमें यही पता था कि 2 नर और 3 मादा ही जीवित हैं। वे न्यूजीलैंड के पूर्व में जो मंगारे द्वीप है वहां पाए जाते हैं। यदि इनका ख्याल न रखा गया तो ये पक्षी अपनी संख्या बढ़ाए बिना ही मर जाएंगे और फिर पृथ्वी से काले रॉबिन पंछियों का नाम ही मिट जाएगा। डॉक्टर राव चिंतित होकर बोले। सिरिल ने परेशानी से पूछा, क्या हमारे काले रॉबिन भी मर जाएंगे? नहीं, हम उन्हें मरने नहीं देंगे। हम उन्हें जैसे भी होगा बचाएंगे। लेकिन कैसे? हम उनके अंडे चुराकर अन्य पक्षियों के अंडों में मिलाकर घोंसलों में रख देंगे। तब काले रॉबिन नए अंडे देंगे। इस तरह से हम हर ऋतु में अंडों की संख्या दुगनी कर सकेंगे। सिरिल ने उत्सुकता से पूछा, क्या अभी जाकर अंडे उठा लाऊं? हाँ, लेकिन बहुत सावधानी से। नंगे हाथों से अंडे उठाने में खतरा है। रॉबिन के अंडे बहुत छोटे और नाजुक होते हैं। सीले और गंदे हाथों से कीटाणु सीधे अंडे के खोल के सूक्ष्म रंध्रों द्वारा उनके भीतर जा सकते हैं। सिरिल बड़े ध्यान से यह सब सुनता रहा। इतने में डॉक्टर राव ने अपने थैले में से कई चीजें निकाली। उन्होंने सिरिल के हाथ धुलवाए और अच्छी तरह से पोंछने को कहा। फिर एक चम्मच जैसी चीज और छोटा डिब्बा निकाला। वे दोनों कीटाणुनाशक दवाई से धुले हुए थे। अंत में अपनी मोटी डायरी की मदद से डॉक्टर राव ने सिरिल को 2 घोंसले बताए जिनमें काले रॉबिन के अंडे रखे जा सकते थे। सिरिल ने उनके आदेशों का पूरी तरह से पालन किया और धीरे से 2 अंडों को फुदकी के 2 घोंसलों में रख दिया। जिन पेड़ों पर ये घोंसले थे उन पर निशान लगा दिए गए। अब हमें काले रॉबिन का घोंसला तोड़ देना चाहिए, डॉक्टर राव बोले। सिरिल स्तब्ध सा खड़ा रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब डॉक्टर राव ने मुस्कुरा कर कहा, काला रॉबिन नया घोंसला बनाकर ही अंडे देता है। सिरिल ने चैन की सांस ली और मुस्कुराया। लौटते हुए डॉक्टर राव बोले, काश मैं यहाँ ठहर कर काले रॉबिन के परिवार को बढ़ता देख सकता, लेकिन ऐसा करना मेरे लिए असंभव है। सिरिल, तुम्हें इस प्रयोग को पूरा करने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। सिरिल बोला, क्यों नहीं, मैं काले रॉबिन को बचाने में उनकी पूरी मदद करूंगा। आने वाले दिनों में श्रीमती फिशर को कई आश्चर्यजनक बातें देखने को मिलीं। संसार के अनेक भागों से उनके पास पक्षी प्रेमियों के पत्र आने लगे। पक्षी विशेषज्ञों ने उन्हें सिरिल जैसे पुत्र के माता पिता होने के लिए बधाई दी। सबसे विस्मयजनक बात तो तब हुई जब श्रीमती और श्री फिशर ने एक समाचार पत्र में सिरिल का चित्र देखा। समाचार में बताया गया था कि उसने अपने गांव में 2 दुर्लभ पक्षी देखे हैं और उनको बचाने के लिए उनके अंडे दूसरे घोंसलों में रखे हैं। यह भी बताया गया था कि सिरिल ने फुदकी के घोंसलों को 2 बार साफ किया है, क्योंकि फुदकी के छोटे से घोंसले में से काले रॉबिन की बीट वगैरह बाहर नहीं गिर पाती। सर्दी में काले रॉबिन कहीं सर्दी से मर न जाएं, उसके लिए भी सिरिल ने प्रबंध किया था। फुदकी के बच्चों को यह डर नहीं होता, क्योंकि प्रकृति ने उनके शरीर को इससे सुरक्षा प्रदान की है। लेख के अंत में लिखा था कि सिरिल के प्रयत्नों से अब संसार में पहले से अधिक काले रॉबिन मिलेंगे। उस रात श्रीमती फिशर ने सिरिल को अपनी मेज पर बैठकर पढ़ते पाया। वह आश्चर्य से बोली, सिरिल, तुम भूगोल पढ़ रहे हो? माँ, इसमें अचरज की क्या बात है? सिरिल ने कहा, यदि मैं भूगोल नहीं पढ़ूंगा और स्कूल नहीं जाऊंगा तो पक्षी विशेषज्ञ कैसे बनूंगा? श्रीमती फिशर यह सुनकर
आश्चर्य और प्रसन्नता की मूर्ति बनी खड़ी रह गईं।